नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान भूगोल सीरीज का हम लोग अध्ययन पढ़ रहे थे और उसमें भी दूसरा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक रूप से राजस्थान को चार भागों में बांटा है। सबसे पहला हमने पढ़ा मान मरुस्थल, दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे अरावली की पहाड़ियां समाप्त हुई, और तीसरा फिजिकल डिवीजन आज आप हेडिंग बनाओ जिसका नाम है पूर्वी मैदान। थर्ड फिजिकल डिवीजन राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा है। इसमें से तीसरा भौतिक प्रदेश अभी हेडिंग बनाओ पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों को विदित है कि पूर्वी मैदान राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग रखता है, कितनी जनसंख्या इसमें निवास करती है, और इन सारी चीजों का हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। तो पूर्वी मैदान राजस्थान में पूर्वी मैदान कितना प्रतिशत भाग रखता है? तो सबसे पहले इस टॉपिक की स्टार्टिंग में हमने इंडेक्स बनाई थी, 23% भाग पर स्थित है। या पूरा स्टेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। राजस्थान के 23% भाग पर, राजस्थान के 23% भाग पर स्थित है। राजस्थान के 23% भाग पर स्थित है, जबकि यहाँ पे ये उपजाऊ मैदान होने के कारण यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो अगला इसमें राजस्थान की 39% जनसंख्या 39% जनसंख्या इसमें निवास करती है। 39% जनसंख्या इसमें निवास करती है। नेक्स्ट, यानी आज जहां पे पूर्वी मैदान स्थित है, इसकी जगह पहले किसका विस्तार था? तो जवाब दोगे 33 सागर का। मरुस्थल और पूर्वी मैदान दोनों 33 सागर से बने हुए हैं, जबकि अरावली की पहाड़ियां और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो यह है 33 सागर का अवशेष है। ये 33 सागर का अवशेष है। नेक्स्ट, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में, यानी इसका निर्माण कब हुआ था? तो जवाब दोगे प्लीस्टोसीन काल में हुआ। निर्माण क्रम की दृष्टि से यह राज्य का तीसरा भौतिक प्रदेश है। तीसरा भौतिक प्रदेश, निर्माण क्रम की दृष्टि से राज्य का तीसरा भौतिक प्रदेश है। आप देखो, महान मरुस्थल राजस्थान की कौन कौन सी दिशा में स्थित है, क्या क्या इसकी विशेषता है, और इसे हम लोग पुनः कितने भागों में बांटेंगे, और ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। इस सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान, द्वीपीय प्रदेश और महान मरुस्थल। ये 6 फिजिकल डिवीजन है, जिसमें से गंगा और यमुना द्वारा नदियों का मैदान स्थित है यहाँ पे भारत में। इसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। और इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः 2 नदियों से हुआ है। एक नदी का इसके निर्माण में योगदान है, इसका नाम है यमुना, और यमुना जिस नदी की सहायक होती है उसका नाम है गंगा। यानी ये किसका पार्ट है? तो जवाब दोगे गंगा और यमुना से निर्मित उत्तर का विशाल मैदान। और यही उत्तर का विशाल मैदान जब राजस्थान की तरफ आता है तो इसे हम लोग कहते हैं राजस्थान में
पूर्वी मैदान के नाम से ही जाना जाता है। पूर्वी मैदान के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। यहां से हमने पढ़ी थी एक पहाड़ियां जिसका नाम था अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां बीच में से संकरी हो जाती है और ये यहाँ तक दक्षिण तक जाती है। यह जो इस तरीके से फैली हुई पहाड़ियां हैं, इसका नाम क्या था? तो जवाब दोगे अरावली की पहाड़ियां। और अरावली की पहाड़ियों के इस साइड में यहां से तो हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? तो जवाब दोगे इसका नाम है हाड़ौती का पठार। ये फिजिकल डिवीजन जो पूर्वी मैदान समाप्त होगा तो इसके जस्ट अगला टॉपिक, जो अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, उसके बीच में ये वाला जो पूरा कंप्लीट पार्ट है ये है, इसका नाम है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान ध्यान रखना दक्षिणी राजस्थान तक आता है। इसे हम लोग प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छप्पन के मैदान के नाम से पढ़ते हैं। छप्पन का मैदान भी पूर्वी मैदान का पार्ट है। तो ये जो पूरा राजस्थान का फिजिकल डिवीजन है इसे किस नाम से जानते हैं? जवाब दोगे पूर्वी मैदान के नाम से संबोधित किया जाता है, पूर्वी मैदान। और इसके फीचर्स हमने पढ़े कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है? 23। जनसंख्या कितनी है? 39। अवशेष किसका है? 33 सागर का। निर्माण किस युग में हुआ था? प्लेस्टोसीन काल में। और निर्माण क्रम की दृष्टि से राज्य का कौन से नंबर का भौतिक प्रदेश है? तो जवाब दोगे तीसरा भौतिक प्रदेश है, तीसरे नंबर का भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान उत्तर के विशाल मैदान का भाग है और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण नदियों ने किया है, नदियों ने किया है। तो देखो अगला स्टेटमेंट हम लोग कहेंगे कि यह उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, यानी कि इसका बड़ा रूप जो भारत में है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जवाब दोगे उत्तर का विशाल में। ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। नेक्स्ट, इसका निर्माण या फिर ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। यह है गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित है। गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित है। गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित है, यानी इसे गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं। गंगा यमुना द्वारा नदियों द्वारा निर्मित है। अब याद रखो, कोई नदी जैसे इस तरीके से बहती है तो जो नदी बहती है उस नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो जवाब दोगे वहां ये जलोढ़ मिट्टी लाती है। नदी अपने बहाव वाले भाग में या अपने प्रवाह वाले भाग के अंदर एक अवसाद लाके छोड़ती है और उन अवसाद को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वो एक कंकड़ पत्थर में डिवाइड करती है जिसे जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। इस नदियों के जस्ट आसपास वाले भाग में किस प्रकार की मिट्टी की ज्यादा विशेषता पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल। दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी होती है? जवाब दोगे जलोढ़ मृदा। तो पहले हम लोग एक इतनी लाइन लिख देते हैं कि पूर्वी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। पूर्वी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ऐसी मृदा जो जल के द्वारा ला करके किसी क्षेत्र विशेष पर उड़ा दी जाती है उसे जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट, जलोढ़ मृदा मतलब जल के द्वारा ला करके और किसी क्षेत्र विशेष पर उड़ा दी जाती है, ऐसी मिट्टी को बोला जाता है जलोढ़ मृदा। इस जलोढ़ मृदा में हिमालय से आने वाली नदियों के जल से सड़े गले वानस्पतिक पदार्थ इसमें बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस किसे बोलते हैं? तो सड़े गले वानस्पतिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। जलोढ़ मृदा विश्व की सर्वाधिक
उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट, जलोढ़ मृदा में ह्यूमस पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है, तो अब आप लिखोगे ह्यूमस सड़े गले वानस्पतिक पदार्थ, सड़े गले वानस्पतिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। सड़े गले वानस्पतिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। यह मृदा के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। ये मृदा के ऊपरी भाग में, मृदा की जो ऊपरी लेयर में है, ह्यूमस पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा के दो भाग होते हैं। एक ऐसी जलोढ़ मृदा जो नदियों के बाहर या बहाव वाले क्षेत्र में है, तो उसे तो हम लोग बोलते हैं खादर मृदा। और एक जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, उसे बोलते हैं बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, इसी जलोढ़ मृदा को बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल या इसे एल्फीसोल के नाम से जानते हैं। नवीन वर्गीकरण के अनुसार इन्हें एल्फीसोल्स के नाम से जाना जाता है। एल्फीसोल्स के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा के दो भाग होते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है खादर मृदा और एक होती है बांगर मृदा। बांगर मृदा और खादर मृदा। खादर मृदा किसे कहते हैं कि जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच पाता है, उसे बोलते हैं खादर। और बांगर मृदा किसे बोलते हैं, जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। खादर मृदा, इसको एक नाम ये भी बोल सकते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा। और बांगर को बोला जाता है प्राचीन जलोढ़ मृदा। प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो इसमें भी कंपैरेटिव ज्यादा उपजाऊ कौन होती है, खादर, और बांगर थोड़ी कम उपजाऊ होती है। जो पूर्वी मैदान है वो सारा का सारा खादर मिट्टी से बना हुआ है, जैसे जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वो खादर मिट्टी से बना हुआ ज्यादा है। उसके बाद में जो शेखावटी का क्षेत्र है वो बांगर मिट्टी से बना हुआ है, और बांगर खादर के मुकाबले थोड़ी कम उपजाऊ होती है। तो ये खादर मिट्टी से बना हुआ है। दूसरा जो पूर्वी मैदान है वो भी टेथिस सागर का अवशेष है, यानी इसकी जगह क्या फैला हुआ था, पहले तो जवाब दोगे टेथिस सागर का विस्तार था। और जब ये टेथिस सागर भी ऊपर उठा आगे की तरफ, तो टेथिस सागर की मिट्टी यहाँ नीचे दब गई, और अरावली से निकलने वाली नदियों ने यहाँ मिट्टी लाके बिछाई। अरावली से नदियां जैसे बनास नदी और बनास की सहायक, और ये सारी नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्वी मैदान में जाती है। हिमालय की नदियों ने भी यहाँ पे इस मैदान का निर्माण किया, और इस तरीके से जो ये पूरा पूर्वी मैदान बना है, इसके नीचे टेथिस सागर की मृदा लगभग 1 किलोमीटर तक नीचे दब गई है, और 1000 मीटर से लेकर के लगभग 2000 मीटर तक की परत बन चुकी है। किसकी, तो जवाब दोगे जलोढ़ मृदा की। इसलिए पूर्वी मैदान में कोई खारे पानी की झील नहीं पाई जाती है। टेथिस सागर का अवशेष होते हुए भी पूर्वी मैदान में खारे पानी की झीलें नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। टेथिस सागर की मृदा, टेथिस सागर की मृदा, टेथिस सागर की मृदा। और उसके बाद ऊपर इस वाले सेक्शन में हेडिंग बना लोगे जलोढ़ मृदा। तो टेथिस सागर की मृदा के ऊपर जलोढ़ मृदा की जो लेयर बनी है वो लगभग कितनी है, तो जवाब दोगे 1000 मीटर तक है। 1000 मीटर तक इसकी लेयर
बन चुकी है। पूर्वी मैदान में जलोढ़ मृदा की परत पूर्वी मैदान में जलोढ़ मृदा की परत 1000 मीटर तक है। पूर्वी मैदान में जलोढ़ मृदा की परत 1000 मीटर तक है, इसलिए यहाँ पे खारे पानी की झीलें नहीं पाई जाती है। और ये क्षेत्रफल कम रखता है और जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है, इसलिए याद रखना इसका इन सभी जिलों का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद में आगे पूर्वी मैदान खाद्य मृदा से बना होने के कारण इसकी अत्यधिक उपजाऊ क्षमता है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। पूर्वी मैदान जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ में भी याद रखना खादर से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना होने के कारण पूर्वी मैदान जलोढ़ मृदा से बना होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। अत्यधिक उपजाऊ है, अतः इसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। अतः इसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। उसके बाद नदियों के आधार पर इस पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। यानी पूर्वी मैदान को कितने हिस्सों में विभाजित किया जाता है, तो जवाब दोगे 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। कोटपुतली बहरोड से बैराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है बाणगंगा, जयपुर ग्रामीण में बहते हुए, दौसा में बहते हुए, भरतपुर में बहते हुए यूपी एरिया में जाके विलुप्त हो जाती है। और बाणगंगा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान, इसका ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। बाणगंगा का मैदान खमनोर की पहाड़ियों से निकलती चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल की सहायक हो जाती है। और इसका बी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बनास का मैदान। बनास का मैदान, यहां से एक नदी चंबल निकलती है जो भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, बूंदी में बहते हुए कोटा, सवाई माधोपुर, उसके बाद में राजस्थान की मध्य सीमा बनाते हुए सीधे जाके यमुना में मिलती है। तो इसका डी पार्ट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे चंबल का मैदान। चंबल का मैदान, और चंबल के मैदान से पहले इसका तीसरा पॉइंट मेहद झील अमरोर की पहाड़ियों से निकल के आती है माही नदी, और उसके बाद में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहते हुए दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करके दक्षिणी राजस्थान से ही पुणे बाहर निकल जाती है। और इसे किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे मध्य माही का मैदान। मध्य माही का मैदान, बाणगंगा का मैदान, बनास का मैदान, मध्य माही का मैदान और चंबल का मैदान। ये इस तरीके से 4 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। और इसकी पहली हेडिंग हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बाणगंगा का मैदान। पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा है, बाणगंगा का मैदान, बनास का मैदान, मध्य माही का मैदान और चंबल का मैदान। और इसकी ए पॉइंट फर्स्ट आप लोग हेडिंग बनाओ, बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियां, और बैराट की पहाड़ियां वर्तमान में जयपुर में नहीं है, कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट बाणगंगा, बाणगंगा का उद्गम, बाणगंगा का उद्गम बैराट,
कोटपुतली बहरोड से होता है। कोटपुतली बहरोड से होता है। उसके बाद में जैसे ही कोटपुतली बहरोड के बाद में ये जाएगी जयपुर ग्रामीण, उसके बाद दौसा और दौसा के बाद भरतपुर। भरतपुर में बहने के बाद में ये नदी यूपी सीमा पर जाकर के विलुप्त हो जाती है और इन्हीं जिलों में बाणगंगा का मैदान स्थित है। नेक्स्ट, बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट, यह मैदान, यह मैदान जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मृदा से बना होने के कारण, बना होने से अत्यधिक उपजाऊ है। अत्यधिक उपजाऊ है। तो पूर्वी मैदान के 4 भागों में से पहला भाग हमने पढ़ा जिसका नाम है बाणगंगा का मैदान। दूसरे भाग जहां पे बनास नदी के आसपास में फैला हुआ, इसका नाम बनास का मैदान है। बनास वर्तमान में 7 जिलों से बहती है, तो इन 7 जिलों में मुख्यतः बनास का मैदान है। बनास के मैदान को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो मालपुरा करौली का मैदान और एक मेवाड़ का मैदान। तो अगला दूसरा आप लोग हेडिंग बनाओ, बनास का मैदान। बनास का मैदान, बनास का मैदान। बनास का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से। बनास का उद्गम, हम कोई नदी वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना। राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं और भौतिक रूप से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया। उद्गम खमनोर, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से। उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से। बनास का मैदान 7 जिलों में स्थित है, कौन कौन सी? तो अगला स्टेटमेंट हमें लिखना है, बनास का मैदान राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में है। अब इसमें भी यदि आपसे पूछे कि बनास का मैदान सबसे ज्यादा कौन से जिले में, तो सर्वाधिक टोंक में स्थित है। बनास का मैदान बनास का मैदान सर्वाधिक टोंक में है। बनास का मैदान सर्वाधिक टोंक में है और बनास के मैदान के आसपास में हल्की पीली भूरी मृदा का क्षेत्र पाया जाता है जो अत्यधिक उपजाऊ है। बनास के मैदान में, बनास के मैदान में
पीली भूरी मृदा पाई जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ है। पीली भूरी मृदा पाई जाती जो अत्यधिक उपजाऊ है। बनास के मैदान को ही दो उप मैदानों में बांटा गया है। बनास के मैदान को दो उप मैदानों में बांटा गया। अगला स्टेटमेंट लिखो आप। बनास के मैदान को दो उप मैदानों में बांटा गया है। बनास के मैदान को दो उप मैदानों में बांटा गया है। इसका एक जो सब प्लान नाम है उसका नाम है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा टोंक और करौली के एरिया को मिलाकर के इस मैदान का नाम पड़ा हुआ है मालपुरा करौली का मैदान। ऐसा कोई मैदान जो विशालकाय हो, बहुत बड़ा हो, समतल हो और नदियों के द्वारा बनाया गया हो, उसे एएम हेरोन साहब ने तृतीय पेनी प्लान की संज्ञा दी है। मालपुरा करौली का मैदान लिखो। इसे एएम हेरोन ने तृतीय पेनी प्लान की संज्ञा दी है। इसे एएम हेरोन ने तृतीय पेनी प्लान की संज्ञा दी है। इसे एएम हेरोन ने तृतीय पेनी प्लान की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, और इसका दूसरा सेकंड मैदान है जिसका नाम है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। और इस मेवाड़ के मैदान में पीडमोंट के पठार पाए जाते हैं। पीडमोंट के पठार पाए जाते हैं। किन्हें पीडमोंट के पठार कहते हैं? तो जिनके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हो और बीच में ऊपर उठा हुआ पठारी भाग स्थित हो, उसे पीडमोंट के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी मैदान का तीसरा पार्ट। पहला हमने पढ़ा सबसे पहले बाणगंगा का मैदान, दूसरा बनास का मैदान, तीसरा है मध्य माही का मैदान। तीसरा पार्ट हेडिंग बनाओ आप लोग, मध्य माही का मैदान। पूर्वी मैदान की तीसरी हेडिंग मध्य माही का मैदान। माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील, अमरूरू की पहाड़ियां, धार एमपी से। उद्गम मेहद झील, एक बार आप लोग इतना लिख दो एमपी। उसके बाद जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। उद्गम मेहद झील एमपी से। राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। जबकि इसकी विशेषता क्या है तो जवाब दोगे, जैसे ही ये राजस्थान में प्रवेश करके यू टर्न लेती है तो बहती तो दो जिलों में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जबकि बनास का मैदान तीन जिलों में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बनास का मैदान स्थित है। नेक्स्ट लिखोगे, सॉरी, माही का मैदान।
मध्यमाही का मैदान, मध्यमाही का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है। जहां से मध्यमाही नदी वापस यू टर्न लेती है या माही नदी, इसके आसपास में मिश्रित लाल काली मृदा का बहुत ज्यादा विस्तार है। यानी मध्यमाही के मैदान में, मध्यमाही के मैदान में मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार है। मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार है। मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार है। और ये मिश्रित लाल काली मृदा अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे अफीम, मक्का और चावल की कृषि के लिए जानी जाती है। और इसका ही जो दक्षिणी भाग जो प्रतापगढ़ से लेकर के डूंगरपुर के बीच में स्थित है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट लिखो, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। और इस छप्पन के मैदान को हमने पढ़ा है, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, मिश्रित लाल काली से बना हुआ ये क्षेत्र है और अत्यधिक उपजाऊ क्षमता रखता है। उसके बाद पूर्वी मैदान की अंतिम हेडिंग आप लोग बनाओ, चौथी और अंतिम, जिसका नाम है चंबल का मैदान। यहां हम लोग चंबल के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चंबल का मैदान दो तरीके से इसको डिवाइड हो सकता है। ये दक्षिणी चंबल का मैदान और ये उत्तरी चंबल का मैदान। दक्षिणी चंबल का मैदान कोटा बूंदी क्षेत्र में ज्यादा है और यहाँ काली मिट्टी का विस्तार है। जबकि आप सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के पास में आओगे तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ये वाले, इस वाले पूरे सेक्शन में चंबल का मैदान स्थित है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी है और इस वाले भाग के अंदर जो चंबल का मैदान है यहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार है। यह चंबल ज्यादा सर्पिलाकार में बहती है, अवनली का अपर्दन करती है, बीहड़, खड्डे, उत्खात भूमिया बनाती है, जिनको डांग लैंड के नाम से भी हम लोग अगला जब हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे उसमें उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। याद रखना, चंबल का मैदान भी पूर्वी मैदान का पार्ट है और पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। कहीं पे भी इसके 3 सेक्शन नहीं है, 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसकी अंतिम हेडिंग आप लोग बना दो, चंबल का मैदान। चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। और चंबल के मैदान में आपको लिखना है, चंबल का मैदान उद्गम जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, जानापाव की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत एमपी से होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश 84गढ़ के पास चित्तौड़गढ़ में होता है और 6 जिलों से यह संबंध रखती है। तो चंबल का मैदान किन किन जिलों में स्थित है? जिन जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है, जैसे चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है, धौलपुर में है। जबकि इन 3 जो जिले हैं मुख्यतः चित्तौड़गढ़ से आगे जब शुरू होते हैं तो यहाँ पे विंध्याचल का भाग शुरू हो जाता है और यहाँ काली मृदा का विस्तार है।
चंबल के जो निचला भाग है उसमें काली मृदा का विस्तार है, काली मृदा का विस्तार है। जबकि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, विस्तार है। इसलिए ये वाला जो चंबल का भाग है वो अत्यधिक उपजाऊ है, अत्यधिक अत्यधिक उपजाऊ है। बाकी हम लोग अगले सेक्शन पढ़ेंगे कि चंबल पूर्णतः किस आकार में बहती है, सर्पिलाकार में। और सर्पिलाकार में बहते हुए चंबल नदी अवनली का अपर्दन करती है, जिसे गली इरोजन के नाम से जाना जाता है, गली इरोजन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ा, जिसका नाम कौन सा जवाब दोगे, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, मान मरुस्थल, उसके बाद अरावली की पहाड़ियां और उसके बाद में पूर्वी मैदान। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।